नमस्कार सभी प्यारे भाइयों और बहनों को। दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी शॉर्ट्स पर। और उन मेरे भाइयों से विनती है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दे। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में जिन प्यारे लिसनर ने सुंदर सुंदर कमेंट किए थे, मैं उनके नाम लेने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। सरयू प्रजापति जी झारखंड से, सूर्यकांत पाटिल जी टैभुनी से, सुभाष चंद्र साहू जी महाराष्ट्र से, यश जी इटली से, एच परसन जी, सोनाली पवार जी, चंद्र प्रकाश जी इटावा से, ऋषिकेशन जी, पूजा रानी जी, धनंजय जी, अखिलेंद्र कुमार जी, राशिद अली जी भोपाल से, गालिब और कबीर जी, सावित्री देवी जी, सबारता बरारी जी पश्चिमी बंगाल से, अमजद खान जी, इंशात तनवर जी, रायाज मुला जी, अली खान जी, अच्युत जोनाक बोरा आसाम से, निटूल जी आसाम से, आसिफ और संजीदा जी कोलकाता से, सुरेश वाद जी नागपुर से। तो दोस्तों, ये थे हमारे रेगुलर और प्यारे लिसनर्स। और अब आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है खौफनाक सजा, जिसके कि आज आखिरी भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि गांव की ओर भागते हुए थॉमस और आर्थर की सांसें जैसे किसी ने सीने में जकड़ ली हों। उनके पैरों में अब कोई ताकत नहीं बची थी, पर डर ऐसा था कि शरीर खुद ब खुद दौड़ता जा रहा था। पीछे रामशरण का शव पड़ा था और मरते वक्त भी उसकी टूटती हुई दर्दनाक आवाज में वो चेतावनी कि साहब भागो, गांव की तरफ भागो, वो आवाज भागते हुए अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। वो भागते हुए गिरते पड़ते बार बार पीछे मुड़कर देखते जा रहे थे और रामशरण के बलिदान के बोझ तले दबे कदम और भी भारी लग रहे थे। वो अपनी लाचारी पर पछता रहे थे कि जिसने उनकी मौत अपने सिर ले ली, वो खुद उसके लिए कुछ ना कर पाए। और भागते हुए अब गांव के पास पहुंच चुके थे। जब गांव के कुछ लोगों दो अंग्रेजों को मिट्टी धूल से कपड़े और बेहद बेहाल हालत में देखकर उनकी तरफ भागे और पूछा कि क्या हुआ साहब, तो उनकी फूली सांस और डर की हड़बड़ाहट में बस इतना ही कह पाए कि वो आ रही है और उसने रामशरण को मार डाला और अब गांव की तरफ ही आएगी। तो इतना सुन गांव वाले भी सहम गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही बागिन की गुस्से भरी दहाड़ सुन ली थी और वो सब समझ गए। उन्होंने जल्दी एक चौपड़ी में दोनों अंग्रेजों को छुपा दिया और सबको चिल्लाकर कर बताया कि बागिन का हमला होने वाला है गांव पर, सब अपने घरों में चले जाएं। और देखते ही देखते पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। अब कहानी यहां से आगे बढ़ते हैं। दोनों को गांव पहुंचकर भी राहत नहीं मिली। थॉमस और आर्थर डरे सहमे गांव की सबसे किनारे वाली पुरानी झोंपड़ी में घुस गए। अंदर अंधेरा, जाला और धूल थी, लेकिन उनके लिए सिर्फ उनकी जान और बंद होता हुआ दरवाजा ही मायने रखता था। बाहर गांव टिमटिमाती रोशनी में डूबा था, हर घर में दहशत थी और लोग छिपे हुए थे। तभी जंगल की तरफ से एक गहरी गुर्राहट गूंजी, धीमी लेकिन भारी, और अंत में इतनी भयानक कि झोंपड़ी की खपरेलें कांप उठीं। थॉमस का चेहरा सफेद पड़ गया और आर्थर की राइफल हाथ से छूटते छूटते बची। अचानक किसी बुजुर्ग की चीख आई, बागिन! वो बागिन गांव में घुस आई है! और पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लेकिन ये कोई साधारण बागिन नहीं थी। ये अपने साथी बाघ के बदले की आग में जलती उसकी मौत का हिसाब लेने आई एक निर्दयी बागिन बन चुकी थी, जिसके सामने अब जो भी आएगा वो उसे तहस नहस कर देगी। तो फिर लकड़ी और मिट्टी की दीवारें उसके आगे कोई मायने नहीं रखती थी। पहले घर पर हमला हुआ। बागिन ने पहली झोपड़ी पर के दरवाजे पर अपने पंजों से ऐसा वार किया कि लकड़ी बीच से टूटने लगी। अंदर बैठी औरतें चीख रही थी, बच्चे रो रहे थे और अंदर से दो आदमी मिलकर दरवाजा पकड़े हुए थे। लेकिन बागिन की ताकत उन सब पर भारी पड़ रही थी। लेकिन तभी उसने उस घर को छोड़कर फिर दूसरे घर पर हमला किया और फिर तीसरे घर की ओर बढ़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खास इंसानों को ही ढूंढ रही हो, और वही थे वो दोनों इंसान, थॉमस और आर्थर। वह हर झोंपड़ी के पास जाकर सूंघती, गुर्राती
और फिर अगले घर की तरफ बढ़ जाती। थॉमस धीरे और घुटी हुई आवाज में फुसफुसाकर बोला, अगर उसने हमारी गंध पकड़ ली तो हम तो गए समझो। दोनों की आंखों में मौत का भय साफ झलक रहा था और वो बार बार पछता रहे थे उस वक्त को जब उन्होंने भारत आकर बाघ के शिकार का निर्णय लिया था। दोनों की सांसें जैसे बर्फ बन चुकी थी और बाघ इनका हर कदम पर इनके और नजदीक आती जा रही थी और उसके गर्म सांसों में छिपी गुर्राहट साफ सुनाई दे रही थी। और फिर वह पल आया। बाघिन उन्हीं की आखिरी झोंपड़ी के बाहर पहुंच गई थी। दोनों अपनी सांसें रोके बिना हलचल किए चुपचाप बैठे रहे, कान बाहर की आवाजों पर केंद्रित कर रखे थे और हर आहट उन्हें अंदर से और भी तोड़ रही थी। दोनों ने अपनी जेबों में गोलियां चेक की, मगर गोलियां भागते वक्त कहीं गिर चुकी थी और राइफल में जो भी गोलियां थी वो पहले ही जॉर्ज को बचाने के वक्त खत्म हो चुकी थी। अब दोनों की राइफलें बिना गोलियों के खाली थी। अब अगर बाघिन का हमला हुआ तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी बात से वो और भी ज्यादा डर चुके थे और अपना आखिरी वक्त समझकर भगवान को याद कर रहे थे। उन्हें बाघिन के भारी कदमों आहट अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ती महसूस हो रही थी और तभी वो भारी कदमों की आवाज उनकी झोपड़ी के दरवाजे के ठीक सामने आकर रुक गई। अंदर बैठे दोनों ने अपनी सांसें रोक लीं। अचानक एक इतनी गहरी, इतनी डरावनी दहाड़ सुनाई दी कि दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी। बाघिन झोपड़ी के दरवाजे पर अपने नाक से कुछ सूंघ रही थी। वो दरवाजे पर अपने पंजे घिसने लगी, नाखूनों से मिट्टी को चीर रही थी और गुर्र की आवाज आई रही थी। दोनों अंग्रेज इतना सहम चुके थे कि उनके दिल जैसे बाहर ही उछल पड़ेंगे। उसकी गर्म सांसें दरवाजे की निचली दरार से अंदर तक महसूस हो रही थी। वह सूंघ रही थी, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि वे दोनों अंदर ही हैं। थॉमस के हाथ पैर कांप रहे थे। आर्थर फुसफुसाया, अगर हम जरा से भी हिले तो यह दरवाजा तोड़ देगी। और झोंपड़ी का हर तिनका, हर लकड़ी का टुकड़ा यह बता रहा था कि मौत बस 1 इंच दूर खड़ी है। वो बाघिन बाहर अंधेरे में गुर्राती हुई। झोंपड़ी के बाहर बाघिन की मौजूदगी ने माहौल को इस कदर जमा दिया था कि हवा तक भी डर से थम गई लग रही थी और थॉमस और आर्थर की धड़कनें इतनी तेज हो चली, उन्हें डर था कि कहीं बाघिन दरवाजे की दरार से उनकी सांसों की आवाज ही ना सुन ले। बाहर उसके भारी पंजों की धपधपाती हुई आवाजें झोंपड़ी की कमजोर दीवारों को अंदर तक हिलाती हुई उन्हें बता रही थीं कि मौत बस कुछ ही इंच दूर खड़ी है। एक पल को लगा कि वह शायद आगे बढ़ जाएगी, मगर नहीं, वह रुक गई और उस रुके हुए पल में दोनों को महसूस हुआ कि वह अब जान चुकी है कि वो शिकार इसी झोंपड़ी के भीतर ही छिपा है। तभी अचानक झोंपड़ी की दाहिनी दीवार पर इतनी जोरदार चोट पड़ी कि मिट्टी और घास से बनी दीवार लगभग 2 उंगल गहरी खरोंच के साथ फट गई, जिससे थॉमस तो लगभग चिल्ला ही पड़ता अगर आर्थर ने उसका मुंह पकड़कर उसे चुप न करा दिया होता। बाहर फिर पंजों की तेज और गुस्से से भरी प्रहारों की श्रृंखला शुरू हो गई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, और उनके हर वार के साथ झोंपड़ी हिलने लगी। छत की मिट्टी जड़कर नीचे जड़ने लगी और दोनों को यह यकीन हो चला था कि अब दरवाजा किसी भी पल टूट जाएगा और उनके सामने मौत का वो विशाल चेहरा दिखाई देगा। लेकिन शायद झोंपड़ी में इस्तेमाल पुराने बांस और मोटी मिट्टी के कारण वह झोंपड़ी बाघिन का वार को सह पा रही थी और अब तक टिकी रही। अब बाघिन चारों तरफ घूमकर दीवारों पर हमला कर रही थी। दरवाजे का अंदर से बंद होना और उसके हमला करने पर भी कोई आवाज न आना बाघिन का शक और पक्का कर रहा था कि वो दोनों शिकारी इसी झोपड़ी में है। कभी वो खिड़की के पास गुर्राहट करती तो कभी पीछे की दीवार पर पंजे मारती, कभी दरवाजे पर पूरा शरीर पटकना, और दोनों अंग्रेज हर आवाज के साथ सिमटते जा रहे थे। उनकी हथेलियां पसीने से भीगकर राइफलों को पकड़ने लायक भी नहीं रहीं। आर्थर कांपती आवाज में बुदबुदाया कि यह अफ्रीका का शेर नहीं, यह तब तक आराम नहीं करेगी जब तक। उसका यह वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि उससे पहले बाघिन ने दीवार का एक और हिस्सा तोड़ दिया, जिसे मिट्टी का टुकड़ा भीतर गिर पड़ा
और थॉम्स डर से बोल उठा कि अगर यह हिस्सा और टूट गया तो वह सीधे अंदर घुस आएगी। मगर आर्थर के पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद कांप रहा था। बागिन की गुर्राहट हर गुजरते मिनट और भयानक होती चली गई। वह झोंपड़ी के हर हिस्से को सूंघ सूंघ कर, दांतों से खींचकर, पंजों से चीरकर और सिर से ठोकर मारकर पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि अंदर कौन छिपा है। और अंग्रेज अपने डर से दीवार से दूर हटकर झोंपड़ी के एक अंधेरे कोने में दुबक गए थे कि कहीं बागिन का चेहरा दीवार फटने के किसी छोटे छेद से दिखाई ना दे जाए। पूरा गांव अपने अपने घरों में कांपता हुआ बंद पड़ा था। पूरी रात तीन ही आवाजें गूंजती रहीं, बागिन की दहाड़, मिट्टी फटने की आवाज और दोनों शिकारी की कांपती सांसें, और हर पल उन्हें लगता कि अब अंदर आने वाली है। आधी रात बीत गई, लेकिन बागिन की ताकत कम नहीं हुई। अपने साथी की मौत का बदला लेने की आग में उसका हर वार पिछले वार से ज्यादा क्रोध और शक्ति से भरा हुआ था। मगर जैसे ही पूर्व दिशा से नीली रोशनी फैलनी शुरू हुई, पक्षियों की हल्की चहचहाहट आई और हवा में रात की नमी कम होने लगी। तभी बागिन अचानक शांत हो गई। कुछ पल तक धीरे धीरे गुर्राई, फिर उसके कदमों की आवाज दूर जाती हुई सुनाई दी और एकदम से सन्नाटा छा गया। वह वापस जंगल की ओर लौट गई थी, शायद क्योंकि उसे दिन की रोशनी पसंद नहीं थी, या शायद वह अगले मौके की प्रतीक्षा कर रही थी। सुबह हो चुकी थी, पर कोई झोंपड़ी से बाहर नहीं निकला। गांव में ऐसा सन्नाटा था जैसे मौत अब भी आंगन में बैठी हो। बच्चे बाहर खेलने नहीं निकले, औरतें पानी भरने नहीं गई, और कोई भी दरवाजा खोलकर बाहर झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। थॉमस और आर्थर भी घंटों तक झोंपड़ी में बैठे रहे, क्योंकि डर के कारण उनकी टांगों में ताकत ही नहीं बची थी। आखिरकार दोपहर की धूप तेज हुई, तब एक बूढ़े ने सबसे पहले अपना दरवाजा थोड़ा सा खोला और देखकर पीछे हट गया, क्योंकि बाहर गांव की हालत तहस नहस थी। दरवाजे उखड़े, बाट टूटी, सामान खेतों तक बिखरा, और झोंपड़ियों की दीवारों पर 5-5 उंगल लंबी खरोंचें मानो लोहे के पंजों से किसी ने उन्हें चीर दिया हो। थॉमस और आर्थर जब बाहर निकले तो उनकी झोंपड़ी की दीवारों पर भी 4 गहरी दरारें थी, जो रात भर की बागिन के क्रोध का सबूत थी। और किसी ने कांपते हुए कहा कि अगर सुबह न हुई होती या झोंपड़ी थोड़ी भी कमजोर होती तो आज पूरे गांव में 2 लाशें उठ रही होती। और ये सोचकर ही दोनों शिकारी एक दूसरे की ओर देखते रह गए, क्योंकि उन्हें अब महसूस हुआ कि असली शिकारीपन क्या होता है। और अब वो पता नहीं इंग्लैंड जिंदा वापस जा पाएंगे, या जॉर्ज की तरह उनकी लाशें भी जंगल में ही सड़ेगी। ये हमला उसकी आखिरी कोशिश नहीं, बल्कि असली शिकार की शुरुआत थी। सुबह की हल्की धूप जब गांव के किनारों पर सरकने लगी, तब भी किसी घर का दरवाजा पूरी तरह नहीं खुला था, मानो रात अभी भी खत्म न हुई हो और अंधेरा किसी अदृश्य परछाई की तरह दीवारों से चिपका हुआ हो। थॉमस और आर्थर झोंपड़ी के अंदर एक कोने में बैठे थे। उनके शरीर अब भी रात की दहशत से कांप रहे थे। हर बार जब हवा बाहर की सूखी घास को हिलाती, दोनों को लगता बागिन झोंपड़ी के ठीक बाहर कदम रख रही है। गांव की खामोशी अब भी गहरी थी। सूरज काफी ऊपर चढ़ आया था, पर कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको यही लगता था कि बागिन कहीं छिपी खड़ी होगी, बस किसी दरवाजे के खुलने भर का इंतजार कर रही है। फिर धीरे धीरे एक एक कर घरों की खिड़कियां कांपती हुई सी खुली। कुछ दरवाजों से हाथ बाहर निकले और थरथराती आवाजें आने लगीं। लगता है चली गई, शायद भोर होते ही जंगल लौट गई। बाहर आ जाओ, सुरक्षित है। गांव वालों के ये कहते ही थॉमस और आर्थर बेदिल कदमों से बाहर निकले, लेकिन उनके चेहरे पर रात का आतंक जैसे अभी सूखा ही नहीं था। बाहर का दृश्य, बिखरी मिट्टी, टूटी बाड़ें और पंजों की गहरी निशानियां उन्हें फिर डराने लगीं, मानो बागिन अभी अभी यहां से गुजर कर गई हो। दोनों शिकारी कांपते स्वर में गांव वालों को रामशरण के बारे में सब बताते हैं। कैसे वह अचानक छपटा मारा गया, कैसे उसका क्रंदन अंधेरे में घुल गया, और कैसे वे खुद किसी तरह जान बचाकर झोंपड़ी तक पहुंचे। गांव के लोग दहशत से एक दूसरे को देखते हैं।
फिर कुछ साहसी पुरुषों की टोली इकट्ठा होती है और सब भारी मन से उस जगह जाते हैं जहां रामशरण गिरा था। रास्ते भर झाड़ियों की हर हलचल उन्हें रोक देती थी, हर पेड़ की परछाई किसी झपटते खतरे जैसी लगती थी, लेकिन फिर भी वह सब आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी पर जमीन की मिट्टी अभी भी बाघिन के पंजों से उथली हुई थी और वही रामशरण की निर्जीव देह पड़ी थी, दबी, टूटी और भय में जम चुकी। उसे उठाकर सब गांव लौटते हैं। शोक और डर दोनों साथ साथ चल रहे थे। फिर उसी हालत में थॉम्स और आर्थर गांव के कुछ मजबूत आदमियों को साथ लेते हैं और बागिन के डर से कांपते हुए घने जंगल के रास्ते वन अधिकारी हेनरी के बंगले की ओर बढ़ते हैं। रास्ते भर हवा की हर सरसराहट, जंगल की हर कर्कश आवाज और दूर किसी पक्षी की चीख सब उन्हें ऐसा एहसास कराती रहीं कि बागिन उनकी हर चाल, हर सांस, हर कदम पर नजर रख रही है और जैसे ही सूरज ढलने लगेगा शायद वह फिर से उनके पीछे आ खड़ी होगी। घने जंगल के कच्चे रास्ते से गुजरते हुए जब थॉमस, आर्थर और गांव के पांचों आदमी आखिरकार हेनरी के बंगले के सामने पहुंचे तो सूरज आसमान में काफी ऊपर था, मगर उनके चेहरों पर उतरी दहशत किसी भोर की स्याही की तरह अभी भी फैली हुई थी। बंगले का बड़ा लकड़ी का दरवाजा धूप में चमक रहा था, पर उसकी शांत खामोशी में भी एक तनाव छिपा था, मानो वह खुद रात में हुए खून और दहशत की अनकही कहानी सुन रहा हो। थॉम्स और आर्थर ने जैसे ही बंगले के बरामदे पर कदम रखे, उन्हें सबसे पहले जंगल की नमी और बागिन की हल्की गंध हवा में फिर महसूस हुई और दोनों की सांसें भारी हो गईं, मानो उस दानवी छाया ने उन्हें रास्ते भर पीछा किया हो और अब भी पास ही खड़ी देख रही हो। हेनरी ने जब भीतर से दरवाजा खोलकर दोनों को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें उभर आईं, तो उसने तुरंत समझ लिया कि कुछ बेहद भयानक हुआ है। अंदर जाते ही बंगले की भारी लकड़ी वाली छत, पुराने नक्शों से भरी मेज और दीवारों पर टंगी राइफलें पूरे माहौल को और गंभीर बना देती थीं। वहां बैठकर दोनों शिकारी एक पल के लिए चुप रहे, जैसे शब्द गले में अटक गए हों, और फिर थॉमस ने कांपती आवाज में रात का पूरा भयानक किस्सा सुनाना शुरू किया। केबागिन की गुर्राहट, दीवारों पर पंजों के वार, चौपड़ी की हिलती नींव और कैसे वह दोनों मरते मरते बचे। आर्थर बीच बीच में रुक जाता, उसकी आवाज रुक रुक कर निकलती थी, जैसे वह हर दृश्य फिर से अपनी आंखों के सामने देख रहा हो। रामशरण का बलिदान, अंधेरे में उसका घुलता हुआ अंतिम कराहना और हवा में तैरती मिट्टी तथा खून की गंध। जब रामशरण की लाश की बात आई तो हेनरी की आंखों में चिंता की जगह कठोरता उतर आई। वह तुरंत खड़ा हो गया, उसके कदमों में शीघ्रता और चेहरे पर जिम्मेदारी की भारी छाप थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा कि यह अब सिर्फ एक जानवर का हमला नहीं रहा, यह एक बदले की आग में जलती बागिन है और ऐसे जानवर सुबह की रोशनी में भी उतने ही खतरनाक होते हैं जितने रात के अंधेरे में। फिर उसने नक्शा फैलाकर जंगल के उस हिस्से को चिह्नित किया जहां जॉर्ज पर हमला हुआ था और 4 सिपाहियों को तुरंत बुलवाया। बाहर खड़े गांव वालों के चेहरों पर अब भी डर का वही जकड़न थी। उनकी आंखें लगातार जंगल की तरफ घूम रही थी, जैसे उन्हें लगता हो कि बागिन उन्हें ही छुपकर देखकर रही होगी। हेनरी ने सबकी तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहा, हम अभी चलते हैं, इससे पहले कि वह फिर किसी और की जान ले, हमें उसे रोकना होगा। लेकिन थॉम्स और आर्थर के दिलों में एक और ही डर पल रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिस रास्ते से वे आए हैं, उसी रास्ते पर कहीं झाड़ियों के पीछे वह बागिन अब भी छिपी होगी, आंखें लाल किए शांत धैर्य से इंतजार करती, बस हमारे वापस उसी जंगल में कदम रखने का। हेनरी के आदेश पर जब सभी सिपाही अपने अपने हथियार समेटकर बाहर आए, 2 डबल बैरल बंदूकें, एक पुरानी मैक्सिम राइफल और 2 लॉन्ग रेंज कार्बाइन, तो माहौल अचानक किसी युद्ध के पहले जैसी भारी खामोशी से भर गया। थॉमस और आर्थर के चेहरे अभी भी रात की दहशत की परछाइयों में डूबे थे, पर उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। जॉर्ज की लाश वापस लाना और बागिन के खतरे को खत्म करना अब जरूरी था। जैसे ही दल ने कदम बढ़ाए, जंगल की तरफ जाने वाला कच्चा रास्ता उनके सामने एक लंबे काले सुरंग की तरह फैला हुआ लगा।
मानो हर कदम उन्हें किसी ऐसी जगह ले जा रहा हो जहां से शायद सभी वापस न लौटे। पेड़ों पर बैठी चिड़िया तक असामान्य रूप से चुप थी। हवा तक आज अलग तरह से सिहर रही थी। रास्ते में पड़ी सूखी पत्तियां हर कदम पर चरमराती और उसी आवाज के बाद हर आदमी थोड़ी देर रुककर दाईं बाईं झाड़ियों को तकता। कहीं से हल्की सरसराहट भी आए तो दिल धक धक करने लगता। हेनरी सबसे आगे चल रहा था। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में खतरों को तौलने की गहरी सतर्कता थी। लेकिन सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात यह थी कि कुछ ही दूरी से बार बार ऐसा महसूस होता, कोई उनकी चाल के साथ साथ चल रहा है। झाड़ियों में हल्का सा कंपन, सूखी घास के बीच एक साया, कभी दूर किसी पेड़ की जड़ के पास अचानक पत्तियां हल्की उठती, फिर शांत। दल के किसी भी व्यक्ति ने कुछ देखा नहीं, पर सब महसूस कर रहे थे कि कोई है, कोई बहुत भारी, बहुत शक्तिशाली और बहुत गुस्से में। थॉम्स ने एक बिंदु पर धीमे से फुसफुसाकर कहा, हेनरी, ये सिर्फ हवा नहीं है, कोई हमें देख रहा है। और हेनरी ने बिना मुड़े बेहद ठंडी आवाज में उत्तर दिया, मुझे पता है, वह वहीं है, बस सामने नहीं आ रही। असल में बागिन बिल्कुल उनके साथ थी, बस दिख नहीं रही थी। वह उन बारीक चाड़ियों, गिरे हुए तनों और ऊंची घासों के पीछे एक साए की तरह चल रही थी। वह बिना कोई आवाज किए। उस जैसे विशाल जानवर के लिए इतना चुप रहना सामान्य नहीं था। यह चुप्पी एक संकेत थी, एक रणनीति। उसकी चोटिल सांसें कभी कभी दबे सुरों में सुनाई देती, पर जैसे ही कोई आदमी उधर ध्यान देता, वह फिर शांत हो जाती। उसका दिमाग केवल एक बात पर अटका हुआ था, अपने साथी की मौत का बदला। पर वह जानती थी कि इन 5-6 लोगों पर सीधे कूदना समझदारी नहीं। इसलिए वह अपने दिमाग में भयानक योजना तैयार कर रही थी। शायद वह जुन को बांटने का मौका ढूंढ रही थी। शायद वह चाहती थी कि वे थोड़ी और गहराई में जाएं, जहां का भूगोल उसे अंदर से याद था और इंसान को बाहर से भी उलझा दे। हर आदमी जितना आगे बढ़ता, उतना ही महसूस करता कि किसी की आंखें उनकी पीठ पर अटकी हुई हैं। हवा में किसी शिकारी के धैर्य की गंध थी, ऐसी गंध जो आदमी की हड्डियों में तक कांपन उतार दे। जब दल जॉर्ज के आखिरी दिखे स्थान के पास पहुंचा, तो वहां पेड़ों के बीच फैली खामोशी इतनी भारी थी कि किसी को अपनी हथेलियों में पसीना महसूस होने लगा। और ठीक उसी वक्त दाईं झाड़ी की पत्तियां एकदम शांत होते होते नीचे की तरफ जरा सी झुकीं, जैसे कोई विशाल सिर वहां दबा हुआ हो, और फिर धीरे से हट गया। हेनरी ने रुककर सबको इशारा किया, सावधान रहो, वो यहीं है और हमसे कहीं ज्यादा तैयार खड़ी होगी। जैसे जैसे दल जंगल के भीतर गहराई में बढ़ता गया, हवा की नमी भी बदलने लगी। अब वह सिर्फ ठंडी नहीं थी, उसमें किसी सड़ती देह की धात जैसी गंध घुल चुकी थी। ये वही गंध थी जो किसी पुराने शिकारी को पहली नजर में बता देती कि पास कहीं नई मौत हुई है। हेनरी अचानक रुक गया। उसने धीरे से अपनी हथेली ऊपर उठाई। रुको, कोई आगे मत बढ़े। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मानो पत्तियों के बीच ही खो जाए, पर उसमें एक ऐसा आदेश था जो सबके पैरों को जकड़ दे। चारों सिपाही वहीं ठिठक गए और उनके रुकते ही जंगल में वह डरावनी सच्चाई पहली बार साफ महसूस हुई। पूरी हवा एकदम स्थिर हो गई थी, न कोई पत्ता हिल रहा था, न कोई चिड़िया चीख रही थी। ये वह खामोशी थी जो सिर्फ एक वजह से आती है, शिकारी पास हो और बहुत बड़ा हो। हेनरी ने कदम आगे बढ़ाया, धीरे धीरे झाड़ियों को दोनों हाथों से अलग करता हुआ। थोड़ी दूरी पर जमीन में घसीटे गए भारी शरीर के निशान दिखते थे और मिट्टी पर गहरे पंजों के गड्ढे। थॉम्स का दिल बैठ गया। ये पंजे किसी साधारण बाघ के नहीं थे। इनके फैलाव को देखकर कोई भी जान सकता था कि ये एक विशाल, बेहद ताकतवर और असाधारण रूप से गुस्सैल बाघिन है। दल और आगे बढ़ा और कुछ कदमों बाद अचानक हवा से आती सड़न की गंध इतनी तेज हुई कि 2 आदमी अनायास अपनी नाक ढकने लगे। और वहीं एक गिरी हुई कटी झाड़ी के पीछे, आधा मिट्टी में दबा, आधा घास में उलझा, जॉर्ज का शरीर मिला। लेकिन जॉर्ज की लाश देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर सिर्फ पड़ा नहीं था, उसे बागिन ने बीच बीच में घसीटा, उल्टा, फाड़ा और जो हिस्से पसंद आए उन्हें खाया था।
उसकी पीठ के मांस में बागिन दांतों के गहरे और चौड़े निशान अभी भी ताजा थे। उसके दोनों बाहें ऊपर की ओर खिंची थी, जैसे मरते वक्त उसने किसी पेड़ को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश की हो, लेकिन पंजों के वार ने उसे वहीं ढेर कर दिया। उसके आधे चेहरे पर गहरी दांतों की पकड़ थी, ऐसी पकड़ जो सिर्फ गुस्से में मारने से नहीं आती, वो पकड़ बदले की होती है। दल जॉर्ज के शरीर को देखता रहा, लेकिन हेनरी की नजरें उसके शव पर नहीं थी। वह आसपास के जंगल को देख रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे देख रही हो, और उसकी शंका सही थी। ठीक उसी पल पेड़ों की ऊंची शाखाओं से कोई बहुत भारी चीज नीचे सरकी, पर इतनी चुपचाप कि सिर्फ हेनरी और आर्थर की ट्रेन्ड नजर ही पहचान सकी। फिर बाईं ओर घनी झाड़ी अचानक ऐसे हिली जैसे किसी विशाल शरीर ने उसे हल्के से छुआ हो। चारों सिपाही तुरंत गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए। थॉम्स के हाथ में पकड़ी बंदूक कांप रही थी, जबकि उसकी सांस इतनी तेज थी कि उसे खुद लगता था कि उसकी आवाज बागिन तक पहुंच जाएगी। बागिन अब भी सीधे सामने नहीं आ रही थी। वह उन्हें घेरे हुए थी, बिल्कुल पास। कभी दाईं तरफ सरसराहट, कभी बाईं तरफ पत्तियों का झुकना, कभी उनके ठीक पीछे जमीन पर किसी भारी चीज का बहुत धीमा, बहुत नरम दबाव। वह चल रही थी, पर उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। यह हमला नहीं था, यह निरीक्षण था। वह हर आदमी को सूंघ सूंघ कर देख रही थी, पहचान रही थी कि किस पर पहले वार करना है, किसे अलग कर देना आसान होगा। बड़े शिकार ऐसे ही बार बार चक्कर लगाकर मनुष्य के मन को तोड़ देते हैं, और वह यही कर रही थी। सबसे डरावना यह था कि उसकी आवाज तक नहीं आ रही थी। कोई दहाड़ नहीं, कोई गुर्राहट नहीं, सिर्फ एक लंबी सांस रोक देने वाली शिकारी की चुप्पी। वह सीधे सामने खड़ी नहीं थी, क्योंकि इंसानों की बंदूकें उसे दिखाई दे रही थी, पर वह इतनी दूर भी नहीं थी कि वे सुरक्षित हों। यह वह बागिन थी जो अपने साथी के मारे जाने के बाद अब इंसान को समझदारी से, ठंडे दिमाग से, योजनाबद्ध तरीके से मारना चाहती थी। हेनरी ने धीमी आवाज में कहा, सब सावधान रहो, वह अभी हमला नहीं करेगी। वह इंतजार कर रही है सही मौके का। थॉम्स ने कांपते हुए पूछा, कैसे पता कि वह यहां है? हेनरी की आंखें पेड़ों पर दौड़ती रहीं। इस जंगल में चुप्पी सिर्फ दो वजहों से आती है, या जंगल रात को सो चुका हो, या फिर जंगल का असली मालिक जाग चुका हो। और यहां वो मालिक जाग चुका था, और वह अब सिर्फ देख नहीं रही थी, वह तय कर चुकी थी कि पहला शिकार कौन बनेगा। जैसे ही हेनरी ने धीरे से सिर हिलाकर संकेत दिया, सभी ने समझ लिया कि एक सेकंड भी बर्बाद करना यहां मौत को दावत देना होगा। जॉर्ज की लाश उठाने का काम सरल नहीं था, न तो शरीर की स्थिति, न जंगल का माहौल, और न ही आसपास छिपी वह बागिन जिसने अभी तक अपना असली हमला शुरू नहीं किया था। थॉम्स और आर्थर ने कांपते हाथों से जॉर्ज के शरीर को कपड़े में लपेटना शुरू किया। कपड़ा खून से तुरंत गीला हो गया, और वह गंध, वही तेज, कच्ची, गर्म गंध, फिर हवा में तैरने लगी, जिसने बागिन को दोबारा आकर्षित करना ही था। थॉम्स कपड़ा बांधते हुए हिचकिचाया। उसकी उंगलियां कांपती, कपड़ा बार बार फिसलता, और हर बार उसे लगता कि किसी झालरी के पीछे कोई अब चपटने वाला है। हेनरी ने फुसफुसाते हुए कहा, तेज करो, वो देख रही है, हम सब पर। थॉमस ने आर्थर की ओर देखा। दोनों की आंखों में वही आतंक था जो पिछली रात जो पड़ी के अंदर बैठकर महसूस किया था। बस फर्क इतना कि इस बार उनके और उस मौत की देवी के बीच सिर्फ कपड़ा और डर था। चारों सिपाहियों ने बंदूकें तने हुए चारों दिशाओं में कर रखी थी। उनके चेहरे पर पसीना नहीं था, क्योंकि डर इतना ज्यादा था कि शरीर ने पसीना निकालना ही बंद कर दिया था। हवा भी नहीं चल रही थी, बस पत्तियों के नीचे किसी विशाल शरीर का धीमा सा खिसकना, किसी घनी बेल के झुकने की आवाज, और फिर एक धीमी सांस जिसे सुनने के लिए इंसान का दिल बंद होना पड़ता है। आर्थर लगभग फुसफुसाया, वो यही है हेनरी, बिल्कुल पास। हेनरी ने बिना सिर घुमाए कहा, मैं जानता हूं वो हमला नहीं कर रही क्योंकि हम 8 लोग हैं, लेकिन जैसे ही हम जॉर्ज को उठाएंगे हम धीमे होंगे, और वही उसका मौका होगा। यह बात सुनते ही दोनों शिकारी जड़ हो गए, क्योंकि लाश उठाना था, और लाश उठाना मतलब पीठ झुकाना, आंखें नीचे करना, शरीर धीमा करना।
ये सब ठीक वही था जो किसी बड़े शिकारी को चाहिए होता है। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उन्होंने जॉर्ज के शरीर के नीचे हाथ डाले। एक, दो, तीन उठाते ही उनकी सांसें रुक गई। जैसे ही लाश को जमीन से ऊपर उठाया गया, अचानक दाहिनी तरफ घनी झाड़ियों को कुछ बड़े वजन ने बड़ी तेजी से दबाया। धप धप धप, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई भारी चीज 2 कदम आगे सरक कर रुक गई हो। चारों सिपाही तुरंत उस दिशा में बंदूक तान कर खड़े हो गए, लेकिन हमला नहीं आया। बागिन वहीं थी, इतनी पास की हवा में उसकी गर्म कच्ची सांस महसूस हो रही थी, पर उसने हमला नहीं किया। वह इंतजार कर रही थी, देख रही थी, हर कदम नाप रही थी। थॉमस के मन में एक ही बात घूम रही थी, जितना हम यहां रुकेंगे उतना वह करीब आएगी। और फिर यह सोचकर उसके हाथ और तेज कांपने लगे। हेनरी धीरे, बेहद धीरे बोला, चलो, एक लाइन में, कोई रुकना नहीं, कोई मुड़कर पीछे नहीं देखेगा। लेकिन कौन पीछे न देखे, पीछे ही तो मौत खड़ी थी। फिर भी सबने कदम आगे बढ़ाए। जॉर्ज की लाश को 4 लोगों ने कंधे पर उठाया और बाकी 4 बंदूकें ताने हुए उसके चारों ओर डाल बनकर चलने लगे। हर कदम पर सूखी टहनियों की टूटने की आवाज इतनी तेज लगती जैसे किसी ने कानों के पास गोली चला दी हो। जंगल की हवा भारी थी, पेड़ों की छाया अब और गहरी लग रही थी, और कहीं दूर एक कौवा चिल्लाया, कान का कान। और उसी पल बाईं तरफ छाड़ी फिर हिली, धीमे पर इतनी निश्चित चाल से कि कोई शक नहीं बचा। वो बागिन उनके साथ साथ चल रही थी, ना तेज ना धीमी, जैसे कह रही हो, आज नहीं तो कल तुम सब मेरे ही हो। डर का घेरा अब इतना गाढ़ा था कि हवा भी कांपती महसूस होती। सब जानते थे वह भी हमला इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसे पता था कि शिकार भाग नहीं सकता, और जब कोई शिकारी अपने शिकार को भागने न दे और तुरंत ना मारे, तो इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि वो इनके साथ खेल रही है। जैसे ही उन्होंने जॉर्ज की लाश को कपड़े में लपेट कर उठाना शुरू किया, हर आदमी के हाथ कांप रहे थे, सिपाही भी, और थॉमस आर्थर तो बिल्कुल ही सफेद पड़ चुके थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि बाघिन अभी आसपास ही है, बस दिखाई नहीं दे रही। उसकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और जितनी देर तक वह हमला नहीं करती, उतनी ही ज्यादा बेचैनी उनके दिलों में भरती जा रही थी। किसी को नहीं पता था कि वह कब अचानक झाड़ियों से निकलकर किसी की गर्दन दबोच ले। हवा भी जैसे थम सी गई थी, पेड़ों की पत्तियां भी भारी और स्थिर पड़ चुकी थी, मानो जंगल खुद सांस रोककर उन्हें देख रहा हो। लाश उठाकर वे धीरे धीरे पीछे हट रहे थे कि तभी सबसे दाएं चल रहा एक सिपाही अपने डर के बावजूद झाड़ियों की ओर थोड़ा सा खिसक कर देखने लगा, शायद ये सोचकर कि बागिन कहीं उनकी सीधी लाइन में न बैठी हो। उसके कदम जमीन पर बहुत हल्के थे, लेकिन जंगल को धोखा देना आसान नहीं था। झाड़ियों के अंदर से एक अजीब सी सरसराहट उठी, किसी अदृश्य भारी जीव के हिलने की आहट, और अगले ही पल सब खत्म हो गया। एक भयानक, गहरी, हड्डियां जमा देने वाली गुर्राहट फटी, और बाघिन बिजली की तरह झाड़ियों से बाहर निकली, इतनी तेज जैसे उसका शरीर हवा को चीरता चला आया हो। सिपाही चीख भी नहीं पाया। उसने सिर्फ अपनी आंखें फैलाकर देखा, और बाघिन ने उसके कंधे के बीच अपने दांत गड़ा दिए। उसका शरीर छटके से ऊपर उठा, जैसे कोई कपड़े को पकड़कर जोर से खींच ले। बाकी सब वहीं डर से जम गए। थॉमस के हाथों से बंदूक गिरते गिरते बची, और उसकी सांस इतनी तेज चल रही थी कि उसके सीने का उतार चढ़ाव साफ दिखता था। आर्थर की आंखों में वही पुराना डर लौट आया था, वह डर जिसने जॉर्ज को निगल लिया था। दोनों तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। गोली तो दूर की बात थी, उंगलियां ट्रिगर छूने तक की हिम्मत खो चुकी थीं। लेकिन हेनरी और बाकी सिपाही इतनी जल्दी टूटने वालों में से नहीं थे। फायर! हेनरी की गर्जती आवाज जंगल में गूंजी, और अगले ही पल 4-5 गोलियों की आवाज एक साथ फट पड़ी। गोलियां हवा चीरते हुए बागिन की तरफ गई। उनमें से एक गोली उसके पीछे की टांग को छूकर निकल गई, बस हल्का सा काटते हुए, पर इतना कि उसकी चीख जैसी एक गहरी दर्द भरी गुर्राहट निकल गई। घायल होते ही बागिन ने उस सिपाही को छोड़ दिया। उसका शरीर जमीन पर गिरते ही धूल का छोटा बादल उठा। बागिन 2 कदम पीछे हटी, आंखें पूरी लाल,
और फिर इतनी तेजी से झाड़ियों में गायब हुई जैसे वह कभी थी ही नहीं। अब जंगल फिर बिल्कुल चुप था, पर इस बार यह खामोशी मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। थॉमस और आर्थर दोनों वहीं पत्थर की तरह जमे खड़े थे, घुटनों में जान ही नहीं बची थी। उनकी आंखें उसी झाड़ी पर थी जहां वह अभी गायब हुई थी, और मन में एक ही बात उठ रही थी, वह फिर जरूर आएगी। बागिन के अचानक किए गए उस हमले ने हेनरी को अंदर तक हिला दिया था। वह खुद को वो मजबूत दिखाने की कोशिश तो कर रहा था, मगर उसकी आंखों के कोनों में छिपी बेचैनी साफ झलक रही थी। घायल सिपाही को संभालते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, और यह कांपना सिर्फ जख्म की गंभीरता से नहीं, बल्कि उस खामोशी से था जो बागिन के लौट जाने के बाद जंगल में उतर आई थी। उस सिपाही के कंधे से लगातार खून बह रहा था, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि दांत गहराई तक नहीं उतरे थे। वह दर्द में कराहता हुआ भी खुद चल पा रहा था। हेनरी ने उसी को सहारा दिया और बाकी सभी को इशारा किया कि समय बर्बाद न करें। जॉर्ज की लाश को वापस लेकर अभी तुरंत आगे बढ़ना ही होगा। शाम ढलने को बस कुछ ही समय बचा था। पेड़ों की ऊंची डालियां सूरज की आखिरी किरणों को रोककर रास्ते पर एक अजीब सी धुंधली छाया फैला रही थी। हेनरी अच्छी तरह समझता था कि अगर अंधेरा पूरी तरह उतर गया तो इस जंगल से जीवित निकल पाना लगभग असंभव हो जाएगा। बागिन ने अभी हमला रोका था, पर उसने पीछे हटना चुना है। यह किसी भी तरह हारना नहीं था। वह बस मौका तलाश रही थी, और यह बात हेनरी के मन को भेद रही थी। थॉमस और आर्थर तो पहले ही उसके कहर को देख चुके थे। वह लाल आंखें, वह उछलकर वार करना और जॉर्ज की चीखें, उन सब यादों ने उन्हें भीतर ही भीतर तोड़कर रख दिया था। राइफलें उनके हाथों में थी, पर अब वे सिर्फ बोझ बन चुकी थी। दोनों अंग्रेज शिकारी कभी गर्व से कहते थे कि वे दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों से भिड़ चुके हैं, मगर इस जंगल की ये भूत सी खामोश बागिन ने उनके आत्मविश्वास को ऐसे चीर दिया था जैसे वह कागज हो। वे अब सिर्फ किसी भी तरह इस प्रेत छाया जैसी मुसीबत से निकल भागना चाहते थे। झाड़ियों और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए समूह धीरे धीरे बढ़ रहा था। हर कदम पर पत्तियों की चरमराहट ही एकमात्र आवाज थी, और वह भी इतनी हल्की कि डर से दिल की धड़कन उससे ज्यादा तेज सुनाई देती थी। तभी पीछे चल रहा एक सिपाही धीरे से बोला, शायद वो डर कर कहीं दूर भाग गई हो साहब, इतने लोग देखकर शायद। उसकी बात पूरी होने से पहले ही थॉमस और आर्थर ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में वही जानलेवा सच्चाई थी जो किसी जीवित बचे व्यक्ति की आंखों में होती है। नहीं, वो कहीं नहीं गई। उन्हें पता था कि वो पशु डरने वाली चीज नहीं थी, वह सोचने वाली, इंतजार करने वाली शिकारी थी। जंगल उसका था, वे सब तो बस उसके इलाके में घुस आए थे। वह अभी भी कहीं पास ही थी, झाड़ियों के पीछे, सूखे पेड़ की छाल के पास, या शायद ऊपर उन शाखाओं पर जहां से उसकी पीली आंखें उन्हें चुपचाप देख सकती थी। हेनरी ने इस डर को महसूस किया। वह इंसान था, लेकिन अब वह भी उसी शिकारी के शिकार बन जाने वाले डर को चख चुका था। उसने अपनी राइफल को और मजबूती से पकड़ा, बैरल को आगे उठाया और खुद समूह के सबसे आगे चलने लगा। उसकी निगाहें हर पत्ते, हर सरसराहट, हर सांस पर टिकी थी। अब यह सफर सिर्फ जॉर्ज की लाश वापस लाने का नहीं था। यह मौत के साये से बचे रहने की लड़ाई बन चुकी थी। अंतिम मुकाबला। हेनरी जानता था कि बागिन का पीछा अब किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। वह घायल थी, लेकिन उसकी आंखों की आग और दहशत अब पहले से 10 गुना बढ़ चुकी थी। झाड़ियों के पीछे हर सरसराहट, हर दबी हुई गुराहट से ऐसा लगता था कि मानो मौत किसी अंधेरी सुरंग में छुपकर उनसे कुछ कदम ही दूर खड़ी हो। उनकी धीमी चाल, उनकी सांसें, सब बागिन को उसके बदले की आग के और करीब खींच रहे थे। थॉमस, आर्थर और बाकी सिपाही लाश उठाए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि झाड़ियों के अंधेरे में दो आग जैसी पीली आंखें लगातार उनकी हर हरकत पर नजर गड़ाए हुई हैं। हवा इतनी शांत हो चुकी थी कि पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तभी पेड़ों के पीछे से एक इतनी गहरी, भारी और कांपती गुर्राहट उठी, जैसे किसी पहाड़ की गुफा में कोई जंगली राक्षस जाग उठा हो। हेनरी ने तुरंत रुकने का संकेत किया।
सिपाही वहीं ठिठ गए, मगर बाघिन का साया पहले से और नजदीक आ चुका था। झाड़ियों के पीछे अचानक मिट्टी की धीमी कंपन सुनाई देने लगी। ये आवाजें इतनी धीमी थी कि सुनने वाले को लगे कि जैसे कोई चीज अपने पंजों के बल रेंग रही हो। और फिर झाड़ियों में से दो चमकती हुई, खून में डूबी, पीली आंखें दिखाई दीं। बाघिन पूरी तरह सतर्क, पूरी तरह खामोश और पूरी तरह खून खौलते बदले से भरी हुई। उसके मूंछों के बाल खड़े हुए थे, उसके दांतों के बीच से भाप जैसी गर्म सांस निकल रही थी, जो रात की ठंडी हवा में छोटी सफेद धुंध बनाती जा रही थी। उसकी पूंछ धीरे धीरे हवा में झूल रही थी, बाएं फिर दाएं। हर झटके में एक चेतावनी थी कि वो अब हमला करने वाली है। वो अब पीछा नहीं, सबको खत्म करना चाहती थी। सिपाहियों की टांगें कांपने लगीं। और तभी अचानक वह झाड़ियों से निकली और इतनी धीरे चल रही थी कि उसका हर कदम मिट्टी में धंसता हुआ साफ सुनाई दे रहा था। उसके तेजधार नाखून हर कदम में उसके पंजों के नीचे सूखी पत्तियां बिखर रही थी, और उसके पंजों के नाखून मिट्टी में ऐसे धंस रहे थे जैसे किसी ने जमीन में लोहे के खूंटे ठोक दिए हों। अचानक उसने गर्दन झुकाई, फिर आगे के दोनों पंजे नीचे झुका लिए, और उसके पिछले दोनों पंजों की मांसपेशियां ऐसे तन गई जैसे किसी धनुष की डोरी खिंच गई हो। मिट्टी उसके पंजों के नीचे से धीरे धीरे पीछे सरकने लगी। वह बिल्कुल उसी मुद्रा में थी जिसे वह पूरी ताकत से झपटती है। और तभी बिना किसी चेतावनी के वह लाश पर टूट पड़ी। सिपाहियों के हाथ से लाश छूट गई। एक चीख गूंजी, सब भागने लगे। भागदौड़ में एक सिपाही घबराकर हेनरी से टकरा गया। हेनरी की राइफल उसके हाथ से फिसलकर झाड़ियों में लुढ़क गई, चर चर, और अंधेरे में गायब हो गई। हेनरी ने जैसे ही झुककर राइफल उठाने की कोशिश की, बागिन ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। दो जलती हुई खून भरी आंखें सीधा उसी पर टिकी थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। एक कदम, फिर दूसरा, फिर एक लंबी धीमी गुर्राहट, जैसे किसी इंसान की आखिरी सांस उसके कान में फूंक रही हो। पेड़ के पास खड़े सिपाही अचानक अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। कुछ ही सेकंड में वे शाखों पर दुबके बैठे थे, कांपते हुए, नीचे देखते हुए, मगर हिल भी नहीं पा रहे थे। अब जमीन पर सिर्फ तीन लोग थे, हेनरी, थॉमस और आर्थर। थॉमस के हाथ कांप रहे थे पर वह भागा नहीं। आर्थर की आंखों में डर था, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं हटे। आर्थर ने भारी सांस लेते हुए कहा, यह सब हमारी वजह से शुरू हुआ था। हमारी वजह से इतनी जानें गई। अब या तो हम मरेंगे या कोई और नहीं मरेगा। दोनों ने अपनी अपनी राइफलें कसीं। सामने एक मौत खड़ी थी, इतनी भयानक, इतनी विशाल कि उनकी राइफलें भी छोटी लग रही थी। बागिन ने उन्हें राइफल ताने खड़े देखा। उसकी दहाड़ इतनी भारी थी कि पेड़ की पत्तियां हिल गई। उसकी पूंछ तेजी से एक झटके में हवा को चीरती हुई दाएं बाएं चली। उसकी आंखें अब न सिर्फ बदले से भरी थी, बल्कि ये एहसास भी कि ये वही दो शिकारी हैं जिनकी वजह से उसका साथी मरा था। हेनरी ने पीछे हटते हुए कहा, अगर वो मुझ पर झपटे तो मेरी परवाह मत करना, सीधे गोली मार देना, वरना ये जंगल और लोगों की जान लेगा। घायल होने के बावजूद वह बाघिन हर कदम पर और खतरनाक लग रही थी। उसकी पिछली टांग से खून बह रहा था, लेकिन उसी घाव की वजह से उसकी गुर्राहट और भी डरावनी हो गई थी, जैसे वह हर दर्द को बदले की ताकत में बदल रही हो। हेनरी को बागिन की गर्म, खून सी गंध वाली सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वह समझ चुका था, ये बागिन सिर्फ हमला करने नहीं आ रही, ये उसे खत्म करने आ रही है। रास्ते के बीचों बीच हेनरी एक पल को पूरी तरह ठिठ गया था। उसके चेहरे पर ऐसा आतंक था जैसे शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। घने जंगल में शाम की आखिरी सांझ उतर रही थी, और दूर दूर तक बस सूखी पत्तियों की सरसराहट, पेड़ों की चरमराहट और किसी अदृश्य शिकारी की सांसों की दबी दबी गर्जना महसूस हो रही थी। थॉमस और आर्थर झाड़ियों की ओट में दुबके हुए थे। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उनके भीतर एक ऐसी जिद जाग चुकी थी जो डर से भी बड़ी थी। रामशरण की मौत, अपने साथी जॉर्ज की लाश और इस बागिन का आतंक, उन्होंने ठान लिया था कि आज भागना नहीं है। हेनरी ने खुद को किसी तरह संभालते हुए आगे बढ़कर धीमी आवाज में कहा,
यही है ना? यही वो जगह है जहां वो छिपकर हमें देख रही है? आर्थर ने दबी आवाज में कहा, हाँ, और वो कहीं भी हो सकती है, किसी भी झाड़ी के पीछे, किसी भी पेड़ के नीचे। लेकिन थॉमस, इस बार अगर हमने कुछ नहीं किया तो हेनरी नहीं बचेगा। थॉमस ने घुटी सांसों में जवाब दिया, हम भागने वाले लोग नहीं हैं, आज नहीं। उसी समय घनी झाड़ियों में हलचल हुई, इतनी धीमी कि सामान्य आदमी सुन ही न पाए, पर शिकारी समझ गए कि मौत चलना शुरू कर चुकी है। झाड़ियों के बीच काली परछाई अचानक उभर कर खड़ी हो गई। बागिन, उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा लाल, भयानक और पागलपन से चमक रही थीं। उसके घायल पैर से खून बह रहा था, जिससे उसकी चाल और ज्यादा क्रूर हो गई थी, जैसे दर्द उसका गुस्सा और बढ़ा रहा हो। हेनरी ने उसे देखा तो उसके होंठ कांपने लगे, बंदूक हाथ में होते हुए भी उंगलियां सुन्न हो गई। वह सचमुच वहीं जड़ हो गया था, ना भाग सकता था, ना गोली चला सकता था। बागिन ने धीरे धीरे गर्दन उठाई, उसकी मूंछें तेजी से फड़फड़ाईं। वो अपने निर्णय पर पहुंच चुकी थी। अब हमला होगा। उसी एक पल में जंगल की हवा भी लगता था स्थिर हो गई। हेनरी पीछे हटना भी भूल गया, सिर्फ उसकी सांसें तेज हो रही थीं और आंखें डर से चौड़ी। थॉमस ने झाड़ियों में बैठे बैठे दांत भींचकर कहा, अब अगर हम चूक गए तो हेनरी खत्म। आर्थर ने राइफल कंधे पर समेटते हुए कहा, वो जपड़ते वक्त सीधा सीना खोलेगी, बस उसी पल, उसी एक पल, हमारी जिंदगी या उसकी। हेनरी अभी भी अंधे डर में था। उसे पता ही नहीं था कि उसके दोनों साथी उसके लिए मृत्यु से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। वह बस उस दैत्याकार बाघिन को घूर रहा था जिसने सिर नीचे झुकाकर कंधे सिकोड़कर हमला करने की अपनी विशिष्ट मुद्रा बना ली थी। उसका हर मांसपेशी तन चुकी थी, जैसे किसी अदृश्य रस्सी से खींची जा रही हो। उसकी पूंछ हिलना बंद हो चुकी थी। और फिर वह एकदम ठिठक गई। एक घुटा हुआ पल, सांस थाम देने वाला, और अगले ही क्षण बाघिन बिजली की तरह हवा को चीरती हुई हेनरी पर झपटी। हेनरी के मुंह से सिर्फ एक चीख निकली, नहीं। ठीक उसी सेकंड जिस पल बाघिन का सीना पूरी तरह सामने खुला, थॉमस और आर्थर ने झाड़ियों के पीछे से एक साथ दहाड़ते हुए अपनी अपनी राइफलों का घातक ट्रिगर दबा दिया। दो जोरदार धमाके, दो गोलियां, एक ही दिशा में, एक ही बिंदु पर इतनी सटीकता से धंसी कि बाघिन के विशाल शरीर को लगभग 2 फुट पीछे उछाल दिया। उसके सीने का गाढ़ा लाल खून फुव्वारे की तरह फूट पड़ा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पेड़ों पर बैठे पक्षी भी उड़ गए और एक साथ उड़ान भरकर आसमान में फैल गए। बाघिन जमीन पर औंधे मुंह गिरी पड़ी और कुछ क्षण क्षण तड़पती रही, उसके पंजे हवा में झटके खाते और पूंछ को जमीन पर तेजी से पटकती रही। और फिर धीरे धीरे सब शांत होता गया। जंगल में मौत की पूर्ण शांति फैल गई। कहीं कोई आवाज नहीं, सिर्फ थॉमस और आर्थर की तेज कांपती सांसें सुनाई दे रही थी। और हेनरी, जो जमीन पर बैठा था, फटी हुई आंखें से समझ रहा कि अभी क्या हुआ था, जैसे उसे अभी अभी जीवन वापस मिला हो। आर्थर झाड़ियों से निकलकर उसके पास पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, हेनरी, अब ये सब खत्म हो गया, अब वो हमें नहीं मार पाएगी। थॉमस ने बागिन की ओर देखते हुए कहा, रामशरण और जॉर्ज का बदला आज पूरा हुआ। हेनरी ने थॉमस की तरफ देखा, आंखें अभी। हेनरी ने भावुक होकर कहा कि तुम दोनों ने आज मेरी जान बचा ली। अगर तुम गोली ना चलाते तो वो मुझे चीर डालती। थॉमस ने आह भरकर कहा, आज हम सब ने इस जंगल से बाहर निकलने का अधिकार वापस लिया है। बागिन की निर्जीव देह जमीन पर पड़ी थी, एक आतंक जो अब राख हो चुका था, और तीनों टूटे थके कांपते हुए लेकिन जिंदा। धीरे धीरे जॉर्ज की लाश और उस घायल सिपाही को संभालते हुए गांव की ओर लौटने लगे। कहानी का यह निर्णायक अंत उनके भीतर हमेशा गूंजता रहेगा। मौत और जीवन के बीच की दूरी बस एक सटीक गोली जितनी होती है। और दोस्तों, अगर ये कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक शेयर करें। तो दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक शिकार कहानी नहीं थी। ये उस डर की थी जो इंसान को भीतर तक तोड़ देता है। ये उस हिम्मत की थी जो आखिरी पल में भी हार नहीं मानती। और ये उस बलिदान की थी जिससे कई जानें बचीं, चाहे वो रामशरण हो
या वो दो अंग्रेज शिकारी। जंगल की इस खामोशी में कई आवाजें हमेशा गूंजती रहती है, कुछ डर की, कुछ पछतावे की, और कुछ उन लोगों की जो इस धरती पर आखिरी सांस तक डटे रहे। लेकिन एक बात याद रखिए, हमारी हर कहानी का अंत सिर्फ अंत नहीं होता। वो एक वादा होता है कि हम फिर से लौटेंगे, एक और नए किस्से के साथ, एक और दर्द, एक और हिम्मत, एक और जिंदगी और मौत के खेल के साथ। दोस्तों, आप सुन रहे थे स्टोरी शॉर्ट चैनल, जहां हर कहानी दिल में एक निशान छोड़ जाती है। तो हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी और एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, खुदा हाफिज और शुभ रात्रि।